हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें हम क्लास टेंथ का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और मैंने आपको ये बोला था कि हम बेसिक टू एडवांस यानी हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को बेसिक टू एडवांस सॉल्व करेंगे, जिसके तहत हमने अभी तक 2 क्लासेस ले चुके हैं। 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड थर्ड क्लास लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें और कितनी क्लासेस लगेंगी, तो इसमें अभी 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी इस वीडियो के अलावा, बिकॉज हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए जा रहे हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, इसलिए इन वीडियो में टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने पहले चैप्टर के तहत हमने ये सब चीजें हमने आपको पढ़ा दिया था। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में जानकारी ले लिया था। और एक्सरसाइज 1.1 को हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। आज हमारा चलने वाला था प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करके एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भगवान जय सिया राम जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 140 के फैक्टर कीजिए। क्या करना है, हमें 140 के फैक्टर करना है। तो 140 का फैक्टर कैसे, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। जैसे आप ये हो जाएगा 35 3 से डिविजिबल नहीं है, ये जाएगा 5 से, ये 7, यानी इसके फैक्टर क्या हो गए 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 2 5 इंटू 7। आप इसे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कैसे आया, तो जब बेस सेम होता है, जब आधार सेम होता है, तो उनकी पावर को गुना में ऐड कर देते हैं। यदि बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, गुना में, तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 थे, तो यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो 1 और 1 ऐड हो गए और 5 और 7, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। तो आप सेकंड क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को खुद करेंगे। मैं आपको ये 505 भी खुद कर लेना क्योंकि ये इजी है, और मैं 7429 को करके दिखा देता हूं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7429 को करके देख लेते हैं। 7429, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 का डिविजिबल रूल ये होता है कि यदि हम सभी नंबर को सम करें, ऐड करें, योग करें, तो यदि वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 4 11 12 13 13 9 22 होता है, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 7429 को अब कौन से नंबर डिवाइड करेगा? चलिए 4 नहीं कर सकता, 5 6 7 8 9 10 नहीं कर सकता। तो 7429 को डिविजिबल करने वाला नंबर है, आप जरा सोचेंगे, 7429 को नंबर डिवाइड कर सकता है 13 13 या 39, तो 13 पंचे 65, क्या बचा 9, 13 7 91, 1 13 9, 13 भी नहीं हुआ। और किसके लास्ट में 9, लास्ट में 3, यानी 3 के लास्ट में ही 9 आता है और 9 वाले में। तो अब 19 से क्या 19 के उसमें लास्ट में 9 आता है? नहीं, तो ये 19 भी नहीं हो सकता। तो 21 22 23 से हम करके देख लेते हैं। 23 से हम करके देख लेते हैं। तो 23 या 69, क्या बचा 5 बचा, ये 2, यानी 23 दूनी 46, क्या बचा 6, 23 54, यानी ये नंबर 23 से डिविजिबल है। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे। मैंने ये सोचा कि 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 3 के लास्ट में आता है, तो 3 कौन सा, या तो 3 का होगा, 13 का होगा, या 23 का होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 से चेक किया, नहीं हुआ, 13 से चेक किया, नहीं हुआ, अब 23 से कर लिया, तो 23 से मेरा ये डिविजिबल हो गया है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 7429, चलो 23 से, 23 या 69, बचा 5, 23 दूनी 46, बचा 6, 23 या 69। अब 3 2 3 किससे जाएगा, तो लास्ट में 3 किसके आता है, 2 दूनी 4, 2 3 6, नहीं 3 3 9, 7 7 वाले में आता है
तो 7 चौका 28 नहीं जा रहा, 18 19 19 19 से कम 19, 12 में से हो गया 3, एक तो हाँ, तो अब 19 सत्ते 133, तो ये 19 वे में जा रहा है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, मैं मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादातर डिवाइड ये नंबर बड़े बड़े दिए गए हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 7429 का 23 19 इंटू 70। तो यदि आपका मल्टीप्लीकेशन पावर तेज है तो आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब मैं 3825 को सॉल्व करके दिखा देता हूं। क्या है 3825 को करता हूं मैं। ये 5 से जाएगा लास्ट में, क्योंकि जिनके नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से जाते हैं। 5 7 जा 35 बचा 2, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ठीक है, ये फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब ये 5 6 6 3 9, यानी ये नंबर 3 से भी जा रहा है, 3 5 जा 15 1, और ये किससे जाएगा 5 और 1 6, ये भी 3 से जाएगा, 17 3 51 और ये हो गया 17। ठीक, तो 5 कितनी बेर है 2 बेर है, तो 5 का 2। 3 कितनी बेर है 2 बार है, यानी 3 का 2, और 17 कितनी बेर है 1 बार है। तो ये मेरा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, यदि समझ में आ रहे हैं तो लाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो चलो इसमें दो चीज डायरेक्ट पूछिए, तो पहले हमें 26 और 91 का HCF और LCM दोनों निकालना पड़ेगा। तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आप करके देखना, तो 2 इंटू 13 हो जाएंगे, और 91 का फैक्टर जैसे मैंने इन सब के फैक्टर निकाले थे ना, वैसे ही इसके भी फैक्टर निकलेंगे। 26 को करो तो 2 इंटू 13 आ जाएगा, और 91 को करोगे तो क्या हो जाएगा 13 7 91, यानी 7 इंटू 13। ठीक है, क्योंकि अब मैं हर एक क्वेश्चन पे करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी जाएगी। ठीक है, फिर भी आपको नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आप ये फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, आपको उसी तरह से करना है। तो HCF कितना आ गया, HCF में कॉमन नंबर क्या है, HCF में हम कॉमन नंबर लेते हैं जो दोनों में हो, तो ये 13 है, और LCM में हम सारे नंबर लेते हैं, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 एक बार लेना है। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 और इंटू में 13, तो 13 चौका 52 का 2, हंस लगा 5 और 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104 होता है, 104 और 5 109, यानी क्या आ गया मेरा HCF तो 13 आ गया है और LCM मेरा आ गया है 1092। अब ये क्या कह रहा है भाई, दो संख्याएं मुझे मिल गई है, अब इन दोनों का गुणनफल क्या इक्वल होगा दो संख्याओं के HCF और LCM के। ठीक है, यानी 26 और 91 को चलो आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 26 से कम 26 का 6, हासिल लगा 2, 26 निम्मा कितना हो जाएगा 9 6 54 का 4, हासिल लगा 5 और 18 5 23, 234 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 236। तो एक तरफ तो मेरा ये आ गया दो संख्याओं का गुणनफल, ये क्या है मेरा दो संख्याओं का गुणनफल, ये है मेरा दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है मेरा ये दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा HCF और LCM के, किसके इक्वल होना चाहिए HCF और LCM के। तो चलो HCF 13 था और ये है 1092। चलो 13 दूनी 26 का 6, हंसी लगा 2, 13 नी में 117, 117 और 2 119, 9 हंसी लगा 11, तो फिर यहाँ एक, फिर यहाँ तिरगम तिरक 14, यानी ये आ रहा है 1496। 1496 क्या मैंने मल्टीप्लाई सही किया है, 26 से कम 26 का 6, हंसी लगा 2, और 26 निम्मा होता है 234, 9 दूनी 9 6 का 54, 9 दूनी 18 पाते, हाँ तो यानी ये इक्वल नहीं आया है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के इक्वल नहीं आया है। एक बार और भी चेक कर ले। ओहो एक गलती हो गई, यहाँ मैंने 12 ले लिया LCM में, यहाँ मैंने 12 ले लिया है, जबकि यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है, तो एक मिनट जरा मैं इससे तो रब भी नहीं कर सकता, तो चलो इसका एलसीएम हम दोबारा निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, वैल्यू गलत ले लिया, 13 सत्ते 91
और 91 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो आ जाता है 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 182। क्या है? 182। अब यदि इसका 13 से मल्टीप्लाई करके यदि मेरा 236 आ रहा है, यानी 2366 आ रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। चलो चेक करते हैं। 13 दूनी 26 का 6, यहाँ से लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, क्या बचा? 10, 13 कम 13, 13 और 10 23, यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एलसीएम और एचसीएफ के, या एचसीएफ इनटू एलसीएम के। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने वैल्यू गलती से 12 ले लिया था, जबकि यहाँ पे 2 ही आ रहा है। ठीक है, आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेंगे ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो आप लास्ट वीडियो को जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 510 और 92। कौन सा करते हैं? 510 और 92। ये जगह खाली है, यहां करते हैं। 510 का क्या हो जाएगा? 17 गुना 30। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 15 इंटू 2, तो 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक, अब कौन सा नंबर था? 510 और 92 था। 92 को क्या करेंगे हम? 46 इंटू 2। 46 को मैं क्या लिख सकता हूं? 23 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 का 4, 2 का स्क्वायर और 23 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी 510 इंटू 92। क्या आया था? जहां तक मुझे याद है 510 इंटू 90 आया था 469, 2 0 0 तो 2 और 0, 46920। किसके इक्वल आना चाहिए? चलो एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम कॉमन नंबर लेते हैं जो दोनों में हो, तो 17 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 है, तो यानी एचसीएफ तो इसका आ गया 2। ठीक है, अब चलो एलसीएम निकाल। एलसीएम में सारे वैल्यू लेते हैं, तो 17 गुना 23, 17 गुना 23 गुना 5 गुना 3। ठीक है, और एक बार 2 फिर 2 बार 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 इंटू 2। क्या लिया मैंने? 2 इंटू 2। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 17 पचे 85 दूनी 170, 170 क्या बच गया? 23 गुना 3 गुना 2। ठीक है, क्या ले लिया था मैंने? 17 पचे 85 दूना 170, तो 23 गुना 3 गुना 2। ठीक है, अब 170 गुना 23 तिया 69। इस बार नहीं, इस बार आराम से करेंगे। 170 गुना 69 टू जा होता है 138। क्या होता है? 138। चलो अब 170 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 अट्ठे कितना होता है? 17 अट्ठे होता है 156, 136। ठीक है, 136। 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 का 6, हाँ से लगा 13, 17 थी 51, 51 और 13, 51 और 13 64, 51 13 64 का 4, हाँ से लगा 6। ठीक, और 17 कम 17, 17 और 6 23। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं 138, और साथ में क्या है? एक 0 है। 7 अट्ठे 56 का 6, हंस लगा 5, 7 या 21 5 26 का 6, हंस लगा 2, 7 कम 7 और 8 9, 8 3 1, 6 8 6 14 का 4, हंस लगा 1, 9 3 12 का 13 का 3, हंस लगा 1 2 2 3 4 6 और लास्ट में 0, यानी एलसीएम कितना आ गया मेरा? 23460। क्या आ गया मेरा? 23460। चलो ठीक, 23460। और एचसीएफ कितना था मेरा? 2 इंटू 23460। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 46920 के इक्वल आना चाहिए। 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2, 1 2 छक्का 8 और 1 9, 2 तिया 6 2 दूनी 4। देखो इक्वल आ गया ना, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन।
बात समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और तीसरा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है? अब चलो अगला क्वेश्चन करें, ये नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या है? HCF 9 ये दिया हुआ है और इसके HCF और LCM तो निकाल लोगे थर्ड का। एक क्वेश्चन होकर के दिखाऊं? चलो एक क्वेश्चन होकर के दिखाता। 12 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और तिया 12, ठीक। 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुना 5, 3 गुना 5 और क्या है 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुना 7। क्या निकालना है? पहले एचसीएफ मतलब कॉमन लेना है मुझे सबसे बड़ी, यानी 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, छोड़ दो, तो तीनों में इक्वल होना चाहिए। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस, और कोई कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ मेरा क्या आ गया इसका 3 और एलसीएम सभी नंबर लेने हैं, ठीक है? पहले कॉमन नंबर उठा लो, फिर अलग से जो नंबर बचा वो सारे उठा लो। कॉमन क्या है? केवल 3 है, यानी केवल 3 है तो 3 काट दो। अब बाकी यदि कॉमन नहीं है तो सारे उठा लो। 2 गुना 2 यानी 4, 5 गुना 7, ठीक है? 3 चौक 12 पंचे 60 और 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया मेरा? 420, ठीक है? आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा? 4th क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन 4 पे, ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है और एक इसका एचसीएफ दिया गया, मुझे एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के इक्वल होता है। HCF और LCM के इक्वल होता है। 2 नंबर क्या दे रखे हैं? देखो इधर भी वही 2 नंबर है, तो 306 इंटू 657 इक्वल में HCF 9 दिया हुआ है और LCM क्या मान लो? X। तो चलो X की वैल्यू निकालते हैं, यानी 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब देखो 9 से कौन सा नंबर जा रहा है? 639 ये जा रहा है। 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौक 36। चलो अब 34 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे? 657 से। 4 सत्ते 28 का 8 हंस लेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हंस लेगा 2, 4 सिंह 24 और 2 26। 3 सत्ते 57 था ना? हाँ, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पच्चे 15, 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 छिंग 18 और 1 19। क्या आ गया? 8 3 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल लगा 1 2, यानी 2 2 3 3 8। क्या आ रहा है? 2 2 सॉरी, अरे यार क्यों नहीं चल रहा है? 2 2 3 3 8 एलसीएम, यही आपसे पूछा था। आपको सभी क्वेश्चन में ये 4th हमने कर लिया। अब देखो 5th कैसे करते हैं? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकता। कारण देखो, इसे लिखना कैसे है वो देख लो, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूरा, आपको पेपर में भी ऐसे लिखना है, ठीक है? जैसा मैं लिखूंगा। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर n। टू इंटू 3 की पावर n। अब एक बात बताओ, टू जब कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? या तो 2 से डिविजिबल होगा और साथ में 5 से भी। क्या 6 की पावर में कोई भी लू, 6 की पावर कुछ भी लू, जैसे 6 की पावर 1 क्या हो गया? 6, 6 की पावर 2 हो गया क्या? 36, 6 की पावर 3 क्या हो गया? 216, ठीक है? तो यार देख रहे हो 6 यहाँ 2 इंटू 3 है, यानी 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो 6 की पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऑलवेज 6, ठीक है? यानी शून्य पर तो समाप्त नहीं होगी। तो अब हमें क्या लिखना है? कोई प्राकृतिक संख्या, यदि कोई प्राकृतिक संख्या
शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो उसका ऐसे ही लिखना है पेपर में भी, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 × 5। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 5⁵ ठीक है। अतः भाई 2 × 5 तो नहीं बना, 2 × 3 बना, मैंने ये आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। अतः 2 × 3 कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों के। यदि मान लो यहां पे मैं लिख देता कि 8, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है 2 × 2 × 2 क्या 2 की पावर में कभी भी 0 आता है? यदि 2 की पावर 1 ले रहा हूं तो क्या आता है 2, 2 की पावर 2 ले रहा हूं तो क्या आता है 4, 2 की पावर 3 में आता है तो क्या होता है 8, 2 की पावर 4 आता है तो क्या होता है 16। देख रहे हो लास्ट में 0 कभी भी 2 की पावर में नहीं आ सकता, ठीक है। चाहे 2 की पावर आप कुछ भी ले लो, क्या करो कुछ भी ले लो, हमेशा 2 4 6 8 आएगा। जैसे 16 की बात करूंगा तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32। देखो 8 के बाद फिर 6 फिर 2, अब 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, देखो 4। यानी 2 की पावर यदि कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 2 4 6 8 आएगा, ना कि कभी 0 आएगा। तो 0 आने के लिए एक ही पॉसिबल है कि 2 × 5 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लिखने का तरीका हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। और अगले पीरियड अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे अपरिमेय संख्या। और इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं परिमेय संख्या का, प्रश्नावली 1.1 मैंने पूरी कंप्लीट कराई थी। तो आप इस वीडियो को मतलब इससे पहले की वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अब ये देख लें कि क्वेश्चन कितने बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच गए हैं, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को खत्म करने से पहले ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा लूंगा। तो चलो 6 क्वेश्चन अब करा ही देता हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख ही लो। 7 × 11 × 13, ठीक है। अब देख लो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्या हो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। याद रखना भाज्य संख्या उन्हें बोलते हैं जो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। इंग्लिश में आप इसे कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हो कंपोजिट नंबर, ठीक। चलो हाँ 7 गुना यहाँ पे कर देता हूं मैं। क्वेश्चन 6 था, ठीक है। तो पहले वो ये मान लो, और क्या था वो 7 × 11 × 13 प्लस में 13, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा 7 × 11 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा 77 प्लस का 1, यानी ये कितना हो जाएगा 13 × 78। आप कहोगे सर ये करने का मतलब क्या, देखो 13 तो फैक्टर हो गया, अब इसके फैक्टर ये 2 से भी जाता है, ठीक है, और ये किससे जाता है 2 से भी जाता है, और 78 और किससे जाता है 8 7 15 3 से भी जाता, सॉरी 8 7 15 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, ठीक है। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर तो यही हो गए, और भी जा सकता है 78 से भी जा सकता है, और 78 से पहले इसका आधा कर दो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 34 दूनी 68 होता है। तो 34 35 36 37 39 39 से भी जाता है, ठीक है, 39 से भी जाता है। तो क्या चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसे भाज्य संख्या ही कहते हैं। तो देखो ये भाज्य प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव है, 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव है।
एक को छोड़कर, क्योंकि एक से तो सारे नंबर करते हैं ना, तो कंपोजिट नंबर बोलता है एक को छोड़कर यदि अलग दूसरे नंबर के द्वारा यदि मेरे दो से ज्यादा फैक्टर है तो मैं भाज्य संख्या हूं, एक को छोड़कर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, एक को छोड़, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर क्या था, अब ये नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आप खुद करके आना, ठीक है। तो दूसरे नंबर में हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। दूसरा नंबर था 6 × 6 × 5, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 5 क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 अब प्लस का 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 5 7 × 42, 42 दूनी 84, 84 और 12, 84 और 12, तो 12 चौक 48 का 8 हंसलेगा 4, 12 96 और 400 यानी 108, क्या हो जाएगा 1008 प्लस का 1, क्या हो जाएगा 5 × 1009। अब मुझे ये बताना है किस किस से कर सकता है, ठीक है, किस किस से ये नंबर कर सकता है। ये भाज्य है, तो क्या होगा कि एक को छोड़कर इसके जो एक फैक्टर तो हो ही गया है, और भी फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, कितने, दो से ज्यादा, ठीक। तो ये भाज्य संख्या हो जाए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर एडिट भी करना पड़ता है, ठीक है। और मैं आपके सामने जो शुरू में गलती हुआ था मैं उसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, तो वही गलती को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गलती किस तरीके से हो सकती है। गलती मैंने जान के नहीं करी थी कि मैं ये बताऊं कि मैंने जान के कर दिया था चेक करने के लिए, नहीं, वो गलती मेरे से हुई थी। आप उस गलती से सीखें, और क्या गलती हुई थी मैंने वहां पे अंडरलाइन कर दिया है कि क्या गलती हुई थी, ठीक है। तो आशा करता हूं आप वो गलती नहीं दोहराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ सितंबर अक्टूबर तक मैं आपका सिलेबस, ये हर एक क्वेश्चन करा करा के सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो बोर्ड में इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम, गौतम झा संस्कृत चैनल टेलीग्राम है, ये मैं लिंक पे डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा, तो आप वो ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।